अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़ हक। दोस्तों, आज संडे का दिन है। मुफ्ती साहब की स्ट्रीम होनी थी, जो कि शायद उनकी मसरूफियत की वजह से आज नहीं हो पाएगी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था फ्राइडे को इस्लामिक अवेकनिंग स्ट्रीम पर कि आज हम स्ट्रीम करेंगे। वैसे तो इस के स्टार्ट में हमने लिख दिया है और आपने उस पे देख लिया है कि पोस्ट डिबेट एनालिसिस जो है उसको इब्तदाई तौर पर डिस्कस किया जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं कुछ गेस्ट जो हैं उनको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई होप वो जल्द आएंगे और जैसे ही उनको मौका मिलता है, जितना जिस कदर भी मिलता है, इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। और आज हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन को भी इसी दिशा में लेकर चलेंगे। ठीक है। डिबेट के हवाले से और इसके साथ साथ इस चीज के हवाले से कि जो उसका टॉपिक रहा, टॉपिक और डिबेट में जो कुछ हुआ उसको हम डिस्कस करेंगे। और फिर उस हवाले से आप लोगों के जो कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, तो उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे। तो जल्दी से फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर इस वक्त ये प्रोग्राम चल रहा है, तो जनाब जल्दी से शेयर कर दें। नंबर वन। नंबर दो, संडे को चूंकि मुफ्ती साहब का प्रोग्राम होता है, अब मुफ्ती साहब जैसा सबर और मुफ्ती साहब जैसा, जनाब समझ लें आप, बुर्दबारी, वो तो हमसे इतना ही दूर है जितना इस वक्त सतयुग हमसे दूर है। तो मेरे से तो इतना दूर ही है भाई, सीधी बात है। मगर पूरी कोशिश रहेगी कि मुफ्ती साहब वाले माहौल को बरकरार रखा जाए, क्योंकि संडे है और आप लोग जारी बात है मेंटली मुफ्ती साहब के प्रोग्राम के लिए प्रिपेयर हुए होते हैं, तो उस फिजा को, उस माहौल को कायम रखा जाएगा। ठीक हो गया जी। नंबर वन। नंबर दो, मुफ्ती साहब की स्ट्रीम जो होती है वो 3 घंटे की होती है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज की स्ट्रीम को 3 घंटे के अंदर अंदर रोक कर रखूं। अलबत्ता अगर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है, तो ऑब्वियसली फिर उसको थोड़ा सा हम लंबा लेकर चल सकते हैं। सो देयर आर चांसेस कि स्ट्रीम 3 घंटे से ज्यादा भी हो, मगर पेशगी, मेरा प्लान, मेरे माइंड में यही था कि 3 घंटे तक इसको रोक कर रखा जाए। दो चीजें हो गई। अब हम चलते हैं डिबेट की तरफ। तो चंद नुक्ते हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वैसे तो मेरे ख्याल से जिन्होंने वो 2 घंटे के करीब की डिबेट है, बड़ी तादाद में लोगों ने फेसबुक पर और यूट्यूब के ऊपर वो देख ली है, मुफ्ती साहब के चैनल पर पड़ी है। अभी रिसेंट वीडियो वही है, लास्ट वाली। तो मेरे ख्याल से सब लोगों ने, बड़ी तादाद में, लाखों लोगों ने उस डिबेट को देखा है। उस हवाले से चंद जो मेरी गुजारिशात हैं मैं वो रख देता हूं, तो बाकी आप लोग उस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखें, जिस बंदे के साथ डिबेट हुई है ना, वो बेसिकली मीडिया का एक मसखरा है। पाकिस्तानी मीडिया हो या इंडियन मीडिया, वो मीडिया आजकल जो है ना, वो मसखरों का, जोकर्स का किरदार अदा कर रहा है। पल में तोला, पल में माशा, त्योहारों के हिसाब से चलने वाले हैं। ठीक है। और आपको पता है, हमारा टीवी जो है वो मुहर्रम आए तो काला हो जाता है, ईद मिलादुन नबी आए तो हरा हो जाता है, और इंडियन मीडिया को अगर ऐड करते चलें तो दीपावली आए तो भगवा हो जाता है। हाँ जी। तो महा शिवरात्रि आए तो जनाब वो काला भी हो जाता है और हरा भी हो जाता है और नीला भी हो जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि जो मीडिया पर्सन्स होते हैं ना, ये बेसिकली, इल्ला माशाल्लाह, बहुत कम, बहुत कम, यानी आप यूं समझें कि जितना हमारे दूध के अंदर पानी होता है ना, ठीक है, तो इतनी तादाद इन मसखरों की है। और जितना खालिस दूध होता है ना आजकल हमारे पास, भाई उतना खालिस हमारे पास को मीडिया पर्सन मौजूद है। आसान लफ्जों में समझना हो तो ये आपको मिसाल मैं दे सकता हूं। अब मसखरों की, खास तौर पर जो मीडिया के मसखरे हैं, उनकी जगह
आफ्ताब इकबाल के पास है, खबरहार के अंदर। डिबेट की दुनिया में, एकेडमिक दुनिया में, साइंस की दुनिया में, रैशनैलिटी की दुनिया में, ठीक है, और रिलीजन की दुनिया के अंदर ये जो इस किस्म के मस्खरे हैं, इनकी जगह अनफॉर्चुनेटली नहीं रही। हाँ, 2-3 साल पहले आते तो हो सकता है दाल गल सकती थी, मगर अब तो बिल्कुल दाल गलने का नाम ही नहीं ले रही। तो इन आजकल वैसे भी आफ्ताब इकबाल जो है, उसकी टीम उसको छोड़कर जा रही है और वहां पर वैकेंसीज ओपन है। तो ये बंदा जिसने मुफ्ती साहब के साथ डिबेट की है, ये बंदा खबरहार में वहां बैठे, वहां मस्खरापंती करे, वहां वैकेंसी है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा इनको कि अपनी सीवी जो है वो आफ्ताब इकबाल को भेजें और वहां जाकर मस्खरापंती करें। आपके बस के ये खेल नहीं है। आजकल तो राखी सावंत को भी उसने हायर कर लिया है आफ्ताब इकबाल ने, हैं जी। जिसको कोई नहीं पूछता उसको आफ्ताब इकबाल पूछ लेता है। तो अगर राखी सावंत जो है उसको वहां पर जनाब रिक्रूट या हायर किया जा सकता है, तो आप भी जरा सफा चट हैं। हाँ, थोड़ा सा ठीक है, अनक थोड़ी देर के लिए उतार ली जाए अगर आपसे तो और थोड़ा सा मैं समझता हूं कि अगर मामला किया जाए तो आप बड़ा बेहतरीन 500 का तो आप कारीगर हैं। हाँ, बस ये जिनको कम लोगों को समझ आएगी, तो बस मैं इसी इशारे में बात कर सकती, क्योंकि मेरे पे आज थोड़ा सा माहौल तारी हुआ है। तो 500 का तू आप कारीगर हैं ते, तो वो मेरा भाई आप उधर जाएं, आपकी वैकेंसी उधर है। अच्छा जी, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज जो मैंने दूसरी चीज जो मैंने रखनी थी वो ये थी कि अगर यही करना था तो मुफ्ती साहब को तकल्लुफ देने की क्या जरूरत थी। भाई यही काम तो आप लाइव में भी कर सकते थे। हाँ, ये काम आप उधर कर सकते थे। इतना सफर कर, हैं जी, बोसीदा जैकेट निकाल, बगलों में हाथ दे, हैं जी, पानी की बोतल उठा, और जनाब पता नहीं कोई कैमरा शैमरा भी था को, मुझे तो लगता है वो भी उठा, तो इतनी दूर जा। भाई अगर इंजेक्शन ही लगवाना था तो वो तो डॉक्टर साहब आगे लगा देते हैं, इतना तकल्लुफ क्या था। अच्छा, टीम साथ ऐसे आई थी जैसे जनाब फॉसल्स खोदने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, डीएनए को, ह्यूमन जीनोम को डीकोड करने जा रहे हैं। हाँ, किसी चिंपैंजी के वलीमे पर जा रहे हैं। हाँ, तैयारी ऐसे पकड़ी हुई थी। वैसे वलीमे से याद आया हाँ, देखो कम वक्त किस टाइम वलीमा भी याद आ गया मुझे। वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। अगर 100 बातों की एक बात में चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो अवैस इकबाल से रिलीजन के ऊपर डिबेट करवाना और एथिज्म का रिप्रेजेंटेटिव बनना ऐसे ही है जैसे आप किसी जनाजा पढ़ाने वाले को निकाह पढ़ाने के लिए ले जाएं। हाँ, इतनी सी बात है। अब वो उधर बैठा ये कह रहा है, हाँ भाई, दुल्हे से किसी ने को उधार वगैरह लेना है तो हाथ खड़ा कर दे, को कर्जा वगैरह है तो लो बात बताओ। हाँ, और रश पड़ गया तो कहने लगा भाई देखते जाएं और आगे चलते जाएं, भाई दूसरों को भी मौका दें देखने का, देखते जाएं आगे बढ़ते जाएं। कमाल है। थोड़ी देर में कहने लगता है, यार ये दूल्हा के जरा अंगूठे बांध दो और दुल्हन के नाक में रूं दे दो। वेरी गुड। हाँ, वो चच्चू और अब खाला भी कराची से आ रही हैं, तो फटे के साथ बर्फ भी लगा दें थोड़ी। कमाल हो गया यार, है जी, कमाल हो गया। हाँ, उठाते ही जरा पहले दाईं तरफ और फिर बाएं तरफ करवट दे दीजिएगा ताकि सोज ना पड़ जाए। वेरी गुड। हो भाई, डिबेट हो रही थी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर, तू अपने रिश्तेदारों के सबूत वहां देना शुरू हो गया। ये चिंपैंजी की दुम यहां से निकली थी और वहां चली गई थी। ये क्या है, ये क्या तमाशा है। ये किस किस्म की मखलूक से वास्ता पड़ गया मैं, या अल्लाह या अल्लाह। भाई इसका जिक्र तो ना था। अच्छा, बोनस है ये, ठीक हो गया।
ठीक है, समझ गया, हाँ निपटते हैं इनसे। मकसद कहने का ये है भाई कि टॉपिक था एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और जो चांटे कैसर अहमद राजा साहब के साथ लड़ाई के बाद आपको याद आए थे, वो अपने गुगू मुगू मुंह पर मारने थे, है ना, वो चांटे अपने गाल पर मारने थे। हाँ, वो इधर नहीं तमाशा करना था बाद में। हम देखने गए थे डिबेट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर, उसने बीच में अपने चचाजाद भाइयों का नाम लेना शुरू कर दिया। जी चिंपैंजी को भी बीच में लाओ ना जी। तो अब मैं फिर थोड़ा सा जो है ना वो अपने पॉइंट की तरफ यार आ जाता हूं। इस तरह तब सा करने लगा तो फिर सारी रात चल जाएगी। मुझे ना डिबेट देख के जो लग रहा था वो ये था कि जैसे कैसर भाई की डिबेट की स्क्रिप्ट डिट्टो मुफ्ती साहब की डिबेट के अंदर यूज हो रही है। भाई कौन कौन किस किस को ये फील हुआ था, दिल पे हाथ रख के बताओ। सिंसेरिटी गो के बड़ी दूर का रिश्ता है मुल्हिदों का, मगर तुम भी अपने दिल पर रखकर बताओ यार। हम्म। और यार वो थोड़ा सा वो डायलॉग ही बंदा चेंज कर लेता है, सवालात की नोयत ही चेंज कर लेता है। कमाल है। फिर कैसर भाई के पास डिबेट हुई वही रटा, मुफ्ती साहब के साथ डिबेट हुई वही रटा। तू बेटा आउटडेटेड हो चुका हुआ है, तू निकल जा जंगलों में वापस। आ, तू चला जा, तेरा टाइम खत्म हो गया है, तू बहुत देर से आया है, चला जा वापस, कोई जरूरत नहीं तेरी। कमाल है यार। लो, नया रौला सुन लो। जो आता है डिबेट से पहले भरमवादी कॉलर चौड़े करके पठों पर हाथ मारकर कहता है जी एथियस्ट हूं, और जैसे ही कैमरे का बटन दबता है और उधर लाल कलर की बत्ती दिखाई देती है साथ ही जी एथियस्ट स्लैश एग्नोस्टिक। लो, ये नई मखलूक निकल आई है, ये एथियस्ट स्लैश एग्नोस्टिक। ये क्या मखलूक है? हम्म, ये क्या है? एथियस्ट स्लैश एग्नोस्टिक। तू भाई पहले तसल्ली कर ले कि तूने स्लैश कितने लगाने हैं। हाँ, तू पहले स्लैश लगा ले तसल्ली से, फिर आना हमारे पास, क्योंकि हर थोड़े दिन बाद स्लैश बढ़ता जा रहा है। कभी एक स्लैश लगता है स्केप्टिक, एक स्लैश लगता है एथियस्ट, एक स्लैश लगता है ग्नोस्टिक, एक लगता है लिबरल, एक लगता है ह्यूमनिस्ट, एक लगता है सोशलिस्ट। मेरा तो गला खुश्क हो गया है स्लैश लगा लगा के। इंसान दे पुत्र बनो, साडे नाल तमाशा ना करो, सीरियस लो यार तुम्हारी मेहरबानी जिंदगी को। हैं, अजीब हमारे साथ मस्खरापंती शुरू की हुई है स्लैशे मार मार के आगे। यही रह गया जिंदगी में देखना। भाई स्लैश उन्होंने दिया था एक दो बार यूज करने के लिए, आपने तो पूरे स्टाम्प पेपर के ऊपर ही स्लैश ठोक दिया है। हाँ, ये कौन सा एफिडेविट है जिसमें स्लैश ही ठोका हो? वो कसम खाओ, कोई अहद करो, कोई बात पे पक्का रहो। हम्म। अच्छा, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता था जिसको समझना है आप लोगों ने, और आप लोगों ने यकीन समझा ही होगा भाई, मैं इसमें आप लोग सारे समझदार हैं माशाल्लाह, मुझसे तो ज्यादा ही हैं। मकसद कहने का ये है, बड़ा 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 लिखा हो, हाँ जी, कि जी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बड़ा बड़ा लिखा ना टाइटल, और यही तय हुआ है, पिछले हफ्ते भी यही तय हुआ था। हाँ, अब उस वक्त आप क्यों नहीं आए ये आप जानते हैं, ये आपका चिंपैंजी जानता है, मैं तो नहीं जानता। मकसद कहने का ये है, और मुझे पता है आपके कान में किसी ने फूंक मारी थी। हाँ, मुझे उसका भी पता है जिसने फूंक मारी थी। हाँ, बस मेरा मुंह मत खुलवाओ। ए ना 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 ना, इस रास्ते ना जाना, यहाँ वापसी के अंदर अंडरवेयर भी नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ, इधर ना जाना, हाँ इधर से आना। अब भाई बड़ा बड़ा लिखा हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो दो चीजों पर बहस शुरू हो गई। अब मैं मुफ्ती साहब की आला जरफी को या वुसअत कल्बी को या उनकी मेहमान नवाजी को, मैं समझता हूं अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बिल्कुल बेहतरीन सही मुस्लिम के अंदर है कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफहू। जो बंदा अल्लाह पर और आखिरत पर यकीन रखता है अपने मेहमान की इज्जत करे।
उसकी करम नवाजी यानी उसकी तकरीम करे, उसको अकोमोडेट करे, उसकी हॉस्पिटैलिटी का ख्याल रखे, ठीक है ना, उसको एडमायर करे, अप्रिशिएट करे, या उसको थोड़ा सा अहलन व सहलन वाला माहौल दे, फैमिली वाला, कि चल यार आ गया तू भाई अपना, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, इख्तलाफ अपनी जगह पर, बैठ जा, घर आ गया ना एक बंदा। तो मुफ्ती साहब के मिजाज में मुझे मेहमान नवाजी का वो एक आला मेयार नजर आ रहा था, जिस वजह से उन्होंने वॉक द टॉक के उसूल पर बात रखी, ठीक है। अदर भाई यकीन करें, मेरे जैसा बंदा होता ना तो 5 मिनट में वेस्टकोट से बाहर और स्पीकर इसकी दिमाग के ऊपर, और मैंने इसकी तशरीफ पर तखलीक का सबूत छपा देना था जो ये हरकतें कर रहा था। ऑब्वियसली अब मुफ्ती साहब तो फिर जारी बात है, उनका तो मकाम और है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे कि उन्होंने सब्र और तहम्मुल के साथ बर्दाश्त किया। तो आप सोचो, जिस बंदे को कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, क्रिएशन और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के इश्यूज में फर्क, या टॉपिक्स में, या उसके डिस्कशन में फर्क करना ना आता हो, और वो बोल रहा हो कि इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक्ड। अभी मैं सवाल पूछूंगा, दिल पर हाथ रख के कहना ये इंटरलिंक्ड है, फिर तुम्हारा मैं फॉर्मूला सेट करने लगा हूं। भाई एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का क्रिएशन ऑफ एडम एंड ईव या इवन कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के साथ क्या ताल्लुक है? याद रखें, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। ये किसी भी थोड़ी सी भी इंग्लिश जानने वाले बंदे को पता है। बाकी जो फिलोसॉफिकल गुफ्तगू करते हैं उनके लिए बात समझना मुश्किल नहीं है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और फिर चेचाया कि क्रिएशन की बात हो, वो तो टोटली अलग है। तो फॉर्मूला सेट करने लगूं, अगर किसी मुल्हिद के दिमाग में ये घूम रहा है नहीं जी इंटरलिंक्ड है, तो मैं फॉर्मूला सेट कर देता हूं। एवोल्यूशन के गलत साबित होने से एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड साबित हो सकती है। एवोल्यूशन के गलत साबित होने से एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड साबित हो सकती है। यह मैं एग्नोस्टिक से, एथियस्ट से, स्केप्टिक से पूछ रहा हूं, ऑनेस्टली जवाब दो। रिपीटिंग माय क्वेश्चन, एवोल्यूशन के गलत साबित होने से एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड प्रूव होती है? नहीं। तो फिर एडम और ईव की क्रिएशन साइंटिफिकली साबित ना होने से, एक मिनट के लिए, ये इल्जामी जवाब है, उल्लू के पट्टे को इल्जामी जवाब का भी नहीं पता। वो मुफ्ती साहब ने कहा मैं बता देता, नहीं नहीं मुझे पता है, उर्दू का वर्ड है। ओ भाई, उर्दू है, उर्दू उर्दू तो बिलावल को भी आती है, वैसे तेरी शक्ल बिलावल से मिलती है। उर्दू तो बिलावल को भी आती है, हैं? ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा बारिश आता है, थोड़ा बारिश आता है तो थोड़ा पानी आता है। डूब मर उसी पानी में, फिर थोड़े में या ज्यादा में मर जा। वो मकसद कहने का ये है, उर्दू का क्या लेना देना उससे, मंतकी बात है, उसूली बात है। उर्दू आती है, हाँ, शर्म नहीं आती, उर्दू आती है तुझे, शर्म कर उर्दू में ही। अब सवाल कहने का ये है यारा, हैं? ठीक हो गया, ठीक हो गया, मुझे मैसेज मिल गया। अच्छा भाई, बात ये है कि वो तुझे बताने लगे इल्जामी जवाब। अब ये तेरा फार्मूला सेट करने के लिए इल्जामी जवाब तो उन्होंने समझा दिया तुझे वहां पर देकर। हाँ, जब ये एथियस्ट गौर से सुने, जब एवोल्यूशन के गलत साबित होने से एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड प्रूव नहीं हो जाती, तो एडम और ईव की क्रिएशन के इन्वर्टेड कॉमास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड चैलेंज कैसे हो जाएगी? फॉर्मूला समझ आ गया? इसीलिए ये टॉपिक वहां जो डिस्कस किया जा रहा था, ये रेड हेरिंग था, ये इररेलेवेंट था, और ये आप समझ लें कि डॉज था। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं साल में, जब एवोल्यूशन के गलत साबित हो जाने से एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड प्रूव नहीं हो जाती, तो क्रिएशन ऑफ एडम एंड ईव के साइंटिफिकली एक्सप्लेन ना होने की सूरत में
एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड रिजेक्ट कैसे हो जाती है? दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। अब ये इंटरलिंक पुंक जो कर रहा था वो खुल गया इसका। हाँ, अब बात समझ आएगी लोगों को। सो हियर वी गो। अब समझना ये था कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर बात होती। हुआ ये कि इसने मुफ्ती साहब के मेहमान होने का नाजायज फायदा ये उठाया कि डिबेट का बड़ा हिस्सा एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बजाय क्रिएशन के इशू पर ले गया, जो कि डिबेट का सिरे से ताल्लुक ही कोई नहीं था। जैसे मैं आपको बता चुका हूं फार्मूला सेट करके, कोई ताल्लुक नहीं था, मगर इसने बड़ा हिस्सा इस चीज के ऊपर जाया किया। मगर उस जाया होने में भी कुछ फायदे थे जो कि मुफ्ती साहब ने भांप ली और उन्होंने फिर उसको एक्सप्लेन किया और एक एक चीज के ऊपर साइंटिफिक अप्रोच के तहत बात की। मैं आगे एक नुक्ता रखूंगा। तो ये पहला पॉइंट था जिसको डिस्कस करना। मैं तेजी से गुजरता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे जो गेस्ट वगैरह हैं वो जरूर आए। और ओहो, मैं माजरत चाहता हूं, हमारे साथ शाहजी मौजूद हैं, हमारे साथ सैयद अस्तक भाई मौजूद हैं। अहलन व सहलन जनाब, क्या हाल चाल है? सलाम अलैकुम, इंशाअल्लाह खैरियत से हैं ब्रादरान। जी जी, मेरी आवाज एक मिनट जरा, मुझे आवाज शायद कम आ रही थी। जी फ्रैंकफर्ट भाई, सैयद अली अस्तक भाई कैसे हैं? वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें अभी। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल साथ रहिएगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मजीद और गेस्ट को। आपने आप आए, बाहर आई, तो इंशाल्लाह मैं मुख्तसर रखता हूँ ताकि आप लोगों की राय भी उसमें आए। दूसरा पॉइंट जो समझना है, एक पॉइंट आपने समझ लिया टॉपिक क्या है, दूसरा पॉइंट जो समझना है वो ये है कि एक हाइपोथेसिस जो है, एक मिसकंसेप्शन जो है, उसको पेश किया गया और ये कहा गया कि चूंकि ये हुआ था लिहाजा रिलीजन क्रिएट हुए थे। और वो पता है मिथ क्या था, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्या थी? होगा। ये जहां पर होगा आ जाता है ना, वहीं से बेड़ा गर्क शुरू होता है। जहां से होगा आ जाता है वहीं से बेड़ा गर्क शुरू होता है। होगा क्या? बात ये रखी इस साइलेंसर भाई ने, बात ये रखी कि जनाब पहले ना शुरू शुरू में इंसान जब उसने आंख खोली, उसने देखा बारिश हो रही है, उसने देखा है सूरज निकल आया है, हरियाली आ गई। उसने कहा चूंकि हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो उसने कहा होगा कि ये किसी ने बनाया है। वेरी गुड। सवाल ये है कि आपका मफरूजा या आपका प्रेमिसेस भी होगा पर ही खड़ा है, तो सबूत क्या है इसका कि उसने यही कहा होगा? हाँ, और साथ ये भी बता दें कि अरबी में कहा होगा या आपकी इंग्लिश या लैटिन में कहा होगा, क्योंकि आपको कुन के ऊपर बड़ी चिड़ चढ़ रही थी। आप टेंशन ना लें, आपको कुन से नहीं डराएंगे हम, परेशान ना हो। सवाल ये है कि जब होगा आपका प्रेमिसेस है तो इसका सबूत कहां से है? और इस बुनियाद पर रखा जी मैं मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म का कायल हूं। वेरी गुड। सो व्हाट? वो तो हाउ को एक्सप्लेन करता है, आपने खुद कहा। वाई को तो एक्सप्लेन नहीं करता। अहलन वसहलन अवैस भाई और अली भाई को मैं सर वेलकम करता हूं। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वेलकम सर। शुक्रिया जी। आज तो मेरे पास सर रौनक लग गई है, क्या बात है, मेरे भाग खुल गए, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैं मजीद मुख्तसर करता हूँ, तेजी से लेके चलता हूँ। तो जी इंसान ने ये सोचा होगा तो चले मैं दिखा देता हूं एक रेफरेंस कि अभी तक जितनी हमें डिटेल चीजें मिल पाई हैं हिस्ट्री के हवाले से, पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशंस हैं जितनी, जिसका मुफ्ती साहब ने जिक्र किया भी, मुफ्ती साहब ने याद रहे इस आर्गुमेंट का जिक्र किया था उस डिबेट के अंदर, मैं उसका एक रेफरेंस दे देता हूं। ठीक है, ये किताब है जी आपकी स्क्रीन के ऊपर, द ग्रोथ ऑफ रिलीजन, अ स्टडी ऑफ इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। रिलीजन की ग्रोथ कैसे हुई? तो ऑब्वियसली ये लोग मानते हैं जी पहले लोग यानी डिफॉल्ट पोजीशन एथिज्म थी, ये इनका क्लेम है। और मुफ्ती साहब ने इस पॉइंट के ऊपर डिटेल गुफ्तगू की है लॉजिक की बुनियाद पर कि बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे शिफ्ट होगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ से भागने के लिए फटाफट कह दिया जी नहीं आप चूंकि क्लेम करते हैं। तो ग्रोथ ऑफ रिलीजन बेसिकली डिफॉल्ट पोजीशनिंग सेट करता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर रिलीजन की ग्रोथ कैसे हुई। ठीक है, अब ये बंदा देख लें, ये बंदा कौन है? रिलीजियस बंदा नहीं है। द बैंक्रप्सी ऑफ रिलीजन, ये उसका ऑथर है जोसेफ मैकैब।
इसकी किताब जो है, इसके हम पीडीएफ का 201 बनेगा, मगर ओरिजिनल बुक का 191 है, ठीक है, 191। ये देखें, द रिलीजन्स ऑफ एशिया। अब यहां ये डिस्कस करने लगा एक सिचुएशन को। वो क्या कहता है? वो कहता है, एज इन द केस ऑफ चाइना, it has been stated by Sir M. Monier Williams and other religious writers that Indian religion according to the Vedas begins with monotheism. तौहीद के साथ स्टार्ट हुआ था, वेदास में ये चीज क्लियर मिलती है, अकॉर्डिंग टू वेदास, and is later degraded to the condition of polytheism. तो ये एथिज्म, अपना मोनोथिज्म से पॉलीथिज्म की तरफ गया है हिंदू रिलीजन। जितने मोनर विलियम्स जो है, बेसिकली ये जियोग्राफी और हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के हवाले से बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है, ठीक है। अब सेट देखना है आपने, we are quite prepared to consider frankly any evidence of an early monotheism in both cases. हम हर एतबार से मोनोथिज्म के लिए एक एविडेंस के लिए तैयार हैं। Only a few decades ago, religious writers held that monotheism was beyond the creative power of the human mind. वो कह रहा है कि religious writers ने few decades ago एक स्टांस रखा है कि मोनोथिज्म was beyond the creative power of the human mind. ह्यूमन माइंड से परे है तौहीद का कॉन्सेप्ट। यानी ह्यूमन बीइंग ने शिर्क को तो क्रिएट किया है, इस कॉन्सेप्ट को, मगर तौहीद का कॉन्सेप्ट एन फितरत है, ये ह्यूमन माइंड की क्रिएटिव पावर से बियॉन्ड है। एंड dawned upon the world through a revelation granted to the Hebrews. यह कहते हैं शुरू किया, मगर अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वो कहने लगा है इब्रानियों से, यानी इसराइलियों से या ज्यूज से तौहीद का तस्वुर शुरू नहीं हुआ, बल्कि इससे भी पहले, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता हिस्ट्री आगे काम कर रही है, आर्कियोलॉजिकली चीजें बढ़ रही हैं। वी नाउ नो दैट मोनोथिज्म वाज द क्रीड of the priests of Egypt ages before the priests of Yahweh and had any organized cult, and long before a line was written of either the Chinese or the Hindu sacred books. We have further good reason to think that both in China, tawajjo, we have further good reason to think that both in China and India the historical period opened with an invasion from the West. Indeed, what we have already seen in earlier chapters makes the growth of monotheism so natural. The growth of monotheism so natural that we shall not be surprised to find in any elementary civilization that the cult of a single god raised so far above the cults of other gods as to give the religion a monotheistic or henotheistic. उसके बाद उसने तनकीद भी की है. We must remember, however, that the phrase primitive monotheism, यानी शुरू वाला इंसान monotheism, is relative and misleading. यानी उसने ये कहा है कि अभी तक के लिए, मैं इसका क्रक्स निकाल रहा हूं, गौर से सुने, उसने ये कहा है कि अभी तक के लिए हम जितनी सिविलाइजेशंस को पढ़ पाए हैं, हमें यह मानने में कोई इनकार नहीं है कि हिंदुओं से, ज्यूज से बहुत पहले इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर भी आपको मोनोथिज्म का, सिंगल गॉड का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। आगे वो कह रहा है कि हाँ, अलबत्ता पहला इंसान मोनोथिस्ट था या एथिस्ट था या पॉलीथिस्ट था, ये चीज अभी तक रिलेटिव है और ये अभी कंफर्म नहीं हुई, मिसलीडिंग है ये सारी चीजें। फिर वो आगे बहस करता जाता है। खैर, ये बात जो मैंने रखी है, सैयद फराज हैदर शाह नकवी साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं, अहलन व सहलन करते हैं। अच्छा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहां से आपने ये चीज समझ लेनी है, जो बात रखी कि इंसान ने ये सोचा होगा, फलाना किया होगा, अभी तक आपके पास तो सबूत कोई नहीं कि वो होगा, हुआ होगा कैसे था। आप तो बंदरों का सारा सिस्टम हुआ होगा पर लेकर चल रहे हैं। तो हमारे पास तो सबूत इस चीज का मिलता जा रहा है गुजरते समय के साथ कि पहला इंसान, यानी शुरू जहां से जो है आपकी नॉन हिस्ट्री सामने आ रही है, आर्कियोलॉजिकली सामने आ रही है, स्क्रॉल्स या स्क्राइब सामने आ रहे हैं, या एनी हिडन और बरीड थिंग हमारे सामने आ रही है एंशिएंट सिविलाइजेशन की, वहां हमें तौहीद का नक्श शिर्क से पहले और इल्हाद से पहले दिखाई देता है। तो ये एक चीज थी इस हवाले से। अगली बात यह है कि कॉमन सेंस का जिक्र किया गया। मुफ्ती साहब ने एक सवाल रखा था